दूसरे दिन कोर्ट में और ज़्यादा भीड़, कुतूहल भी था देखने के लिए कि क्या हो रहा है। कोर्ट शुरू होते ही संदेश आया, तार आया कि इनका केस वापस ले लिया जाए और ये जांच करने के लिए आए हैं, उनको जांच में सरकार की तरफ से जो मदद की ज़रूरत हो वो मदद भी दी जाए। ये गांधी का सबसे पहली सीधी डायरेक्ट मुठभेड़ सरकार के साथ की थी, जहाँ सिर्फ हुंकारे नहीं हुआ। अर्जुन के गांडीव का अगर पतंजा खींची जाती थी, आवाज़ होती थी, तो केवल उस शब्द से ही दुश्मन के हड्डियाँ हिलने लग जाती थी। वैसी परिस्थिति बिना कुछ किए केस वापस हुआ और किसान लोग देख रहे हैं कि ये तो हंसते थे और अब हंसते हुए रिहा भी हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो लोगों को बुला दिया था और कहा कि नहीं, ये अभी इतने से ख़त्म होने वाला नहीं है, अपने तो जांच करने के लिए आए हैं। आप लोग वकील हैं, लेकिन आपसे मैं काम तो केवल लेखन करने वाले का ही करवाने वाला हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना इतनी है कि इन किसानों से अपनी अपनी शिकायतें आप नोट कीजिए, लेकिन इतना ध्यान में रखिए, और ये देखिए गांधी का ध्यान, ये अवश्य ध्यान में रखिए कि कभी न कभी इंक्वायरी कमेटी होगी और तब आपके ये सब कागज़ देखे जाएंगे और आपका एक भी कागज़ गलत सिद्ध न हो। तो ज़्यादा कभी बढ़ा चढ़ा कर मत लिखिए, जो ये किसान कहे उससे थोड़ा कम करके ही लिखिए, लेकिन सत्य से दूर न हटे, इतना आग्रह रखिए। पहला तो इन्होंने ये कहा। सद्भाग्य यह है कि उन दिनों का इतिहास कई लोगों ने लिखा है और कई किताबें उसमें निकली है, जिसमें से एक किताब बाबू राजेंद्र प्रसाद ने भी लिखी। तो राजेंद्र बाबू ने उसके विषय में एक शब्द इस्तेमाल किया है। शांति सेना का प्रशिक्षण का काम अमरनाथ ने और हमने साथ मिलकर इतना किया है कि ये शब्द हमारे लिए बड़ा प्रचलित शब्द है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि ये गांधी के साथ के उन दिनों के चंपारण का काम हमारे लिए प्रशिक्षण कैंप जैसा था, ये हमारा शिविर ही था। कैसा शिविर? तो पहले तो एक सबक ये दे दिया कि बात बढ़ा चढ़ा कर मत लिखना। दूसरा, तो एक दिन धर्मशाला में मुकाम था, तो धर्मशाला में अलग अलग कमरे रखे थे। इस पे गांधी का एक कमरा था और बिहार के जो वकील लोग आए थे और उनके साथी थे वो दूसरी जगह थे, दूसरे लोग थे। तो रात को करीब 11 बजे गांधी जिस तरफ थे उस कमरे में से धप 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 आवाज़ आने लगी। तो इन्होंने सोचा कि कोई घर तोड़ रहा है क्या बात है, वहाँ तो गांधी का कमरा है। तो कह हम लोग दौड़ कर देखने गए तो वो गांधी का कमरा नहीं, उनके बगल वाला कमरा था जो बाथरूम थी, जहाँ बैठकर गांधी रात को 11 बजे कपड़े धो रहे थे और कपड़े को करके जो उसकी आवाज़ आ रही थी। उन दिनों गांधी साहब कहते थे, गांधी साहब आप ये कपड़े धो रहे, ये ऐसा कैसा? कि नहीं, सुबह से लेकर शाम तक हम भी आपकी तरह ये लिखते हैं तो समय नहीं रहता है, रात को ही समय मिला है इसलिए कपड़ा धोने, आपके भी कपड़े हो तो हमको दे दीजिए, मैं दे दूँगा। तो कहते कि दूसरा सबक हुआ स्वावलंबन का। हमने सोचेगा अब हमको भी कपड़े अपने धोने पड़ेंगे। फिर पूछते हैं थोड़े दिन कि आपके साथ ये जो सब आए हुए हैं, एक एक के साथ एक एक आदमी आता है, ये सब स्वयंसेवक है आपको मदद करने के लिए? नहीं नहीं, ये तो रसोई बनाने के लिए हम लोग अपने अपने रसोइये को साथ लाए हैं, रसोई बनाने के लिए।
क्योंकि हमारी तो देख, गांधी ने समझ लिया कि अपनी अपनी जाति की रसोई बनाने वाले को लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब सब लोग एक हेतु से हम लोग इकट्ठा है, हम लोग सब एक साथ मिलकर ही खाने का प्रबंध करें, तो आपको कोई आपत्ति है? अब ये गांधी को इनकार भी नहीं कर सके, इसलिए कहा कि ठीक है, सामूहिक रसोड़ा हुआ। और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जिंदगी में पहली बार या ब्राह्मण या कायस्थ, इन दो को छोड़कर किसी दूसरी जाति के आदमी का हाथ की रसोई मैंने उस दिन खाई, और वो मोड़वाणिया के हाथ की रसोई थी, क्योंकि कस्तूरबा ने वो रसोई बनाई थी। लेकिन जातिवाद के बारे में कोई व्याख्यान देने की आवश्यकता ही नहीं हुई, और उनको कहा कि भाई इन लोगों को वापस भेजिए, हम लोग साथ खाएंगे। एक एक सेशन बहुत लंबा उसको करना नहीं है, इसलिए इसमें यहीं पर मैं रोकता हूँ, कथा को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। मुख्य हेतु तो तीन गठिया की व्यवस्था अगर गलत है ये सिद्ध हो जाए तो तीन सत्या की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ये था। लेकिन मांग ये थी कि तीन गठिया की व्यवस्था के बारे में जांच की जाए कि वो व्यवस्था ठीक है या नहीं, इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं। सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य स्वराज हो सकता है, लेकिन स्वराज से पहले मांग जो है तो वो है वो स्पेसिफिक, कोई निश्चित, और ऐसी होनी चाहिए कि जिसको करने में कम से कम दिक्कत हो। तो मांग वो उन्होंने वो की, एक के बाद एक अर्जियाँ लिखी गई। 4000 अर्जियों पर जब ये लोगों के अंगूठे पड़े, तब बिहार के गवर्नर ने कहा कि ठीक है, आपकी तो मांग जांच कमेटी की है, हम जांच कमेटी की स्थापना करेंगे। जिस जांच कमेटी में नीलवर लोगों के 2 प्रतिनिधि, सरकार के 2 प्रतिनिधि, उस समय जो असेंबली चलती थी उसके 2 प्रतिनिधि, ये आखिरी 2 जो थे वो भारतीय थे, पहले 4 जो थे वो गोरे थे। लेकिन ये भी ऐसे थे जो गोरे जहाँ हाथ उठाते वहीं हाथ उठाते। और किसानों के प्रतिनिधि के नाते गांधी, माइनॉरिटी ऑफ 1, एक आदमी सिर्फ, और इन लोगों ने मिलकर चर्चाएं की और इतना कहा था कि भाई अपनी चर्चा और इसको जांच करें, लेकिन हमारी जांच भी जारी रहेगी। 25,000 अर्जियां आ गई और लोगों ने, किसानों ने अपनी अपनी दिक्कतें, और ऐसी अर्जियां आती थी कि लोग, कमेटी के लोग भी जरा आश्चर्य में पड़ गए। और 3 महीने या 4 महीने के बाद कमेटी ने रिपोर्ट दिया, सर्वसम्मत, यूनानिमस, एक मतभेद नहीं, 3 गठिया की व्यवस्था जानी चाहिए, जो 1 शताब्दी से अधिक समय से चल रही थी, वो व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए, ऐसा यूनानिमस रिपोर्ट हुआ। रहस्य क्या था? रहस्य ये था कि गांधी ने पहले दिन से कहा था कि जिन लोगों ने जो किया है उन लोगों को सजा दिलवाने में मुझे कोई रुचि नहीं है, मुझे ये व्यवस्था के बारे में कुछ परिवर्तन हो उसमें। सत्याग्रह व्यवस्था का विरोध करता है, न कि व्यक्ति का।
तो जिसके कारण देखा अगर इनको सजा देते तो एक एक आदमी को कई बहुत सारी सजा होती। किसी को मारा था, कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, कुछ के घर जलाए गए थे, क्या क्या कांड हुए थे, और कई लोगों ने अपने अपने जेल बना रखे थे, क्या क्या सजा हो। उसके बजाय छोड़ो इसको करके भी ये निर्णय वहाँ से ये हुआ। मुख्य बात अगर हुई तो सारे वातावरण में निर्भयता का एक प्रचार हुआ। गांधी ने शायद आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा, सबसे पहला सबक सिखाया हो तो वो अभय का था। अहिंसा इत्यादि उनके तरीके थे, उसकी बात तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन शायद सबसे पहली चीज़ कि जो प्रजा भयभीत है, कांपती रहती है, वो प्रजा अन्याय का मुकाबला कर नहीं सकेगी। इसलिए निर्भय अपने उदाहरण से। महादेव भाई तब तक उनके साथ थे, डायरी लिखना भी शुरू हो गया था, इसलिए डायरी में उन्होंने लिखा है कि एक दिन सुबह एक घटना हुई जिसका वर्णन था। पहले हुआ ये था कि जैसे जैसे ये अर्जियाँ लिखी जाती थी, संख्या बढ़ती जाती थी, नील लोग बहुत क्रोधित होते थे और किसी एक नीलवर ने ये कह दिया कि गांधी बहुत डरपोक है। क्यों डरपोक है? सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ के बीच में छिपा रहता है, कभी अकेला नहीं जाता है। अगर अकेला में रहता तो मैं उसको शूट करता। ये गांधी के कान तक बात आ गई तो गांधी चुप रहे, कुछ बोले नहीं। महादेव भाई की डायरी कहती है कि एक दिन सुबह गांधी 4 बजे के बजाय 3 बजे उठे। तो मैंने घड़ी देखी और मैं कहने जाता था कि बापू अभी 1 घंटा देर है, आप जल्दी उठ गए। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, वो कुछ समझ बूझ कर ही उठे होंगे, चुप रहो देखें। तो वो उठकर खड़े हो गए और अपनी घड़ी देख ली, तो मैं दीदी देखा होगा, लतून किया, चप्पल पहने। तो महादेव ने सोचा कहीं बाहर जाने की तैयारी है, 3 बजे निकलेंगे, इसलिए कि मैं भी धीरे से उठा और उनको ये मैंने देखा कि मुझे भी उठाया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे दबे दबे जाया, उनको जाने दिया। वो थोड़े से देर में बिहार में तो एक गांव क्रॉस करते ही दूसरे गांव का की हद शुरू हो जाती है, तो वो आगे गए, दूसरे गांव में गए और एक बड़ी कोठी थी, उसकी कोठी के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा झल्लाते हुए गुस्सा करते हुए करके आधी रात को कौन है? दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने देखते हैं गांधी उपस्थित है। भाई, मैंने ये सुना कि तुमने प्रतिज्ञा की है कि गांधी अकेले में मिले, एकांत में मिले तो मैं उसको शूट करूँगा। क्या करूँ? सुबह से शाम तक लोग मुझे घेरे रहते हैं, इसलिए मैं आज 3 बजे निकल गया हूँ ताकि लोग सोए रहें और मैं आ गया हूँ। अब अकेले में पहुँच गया हूँ, तुम अपना काम करो। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि वो पालन तो कई वर्षों के बाद कोई और शख्स करने वाला था। लेकिन गांधी ने अपने व्यवहार से निर्भयता का पाठ दे दिया। केवल एक आदमी के अभय जीवन ने अनेक लोगों को निर्भयता की छूट लगा दी। भय ऐसी चीज़ है कि एक आदमी अगर भयभीत होता है तो 10 को भयभीत कर लेता है। उसी प्रकार से निर्भयता भी छूत का विषय हो सकता है। एक आदमी अगर अड़कर खड़ा रह गया तो और लोगों में भी हिम्मत आ जाती है। शायद चंपारण
कि जो घटना हुई उस घटना में मुख्य उपदेश जो था वो ये निर्भयता की घटना का उपयोग था। इसके साथ की जो समझने लायक विषय वो दो एक वाक्यों में ही बता दूं। गांधी ने जिन लोगों को बुलाया था उसमें से साबरमती आश्रम से महादेव भाई और नरहरि भाई दोनों वकील गांधी के साथी, उनको बुलाया था। महाराष्ट्र से बुलाया था, कर्नाटक से बुलाया था और कृपलानी मुजफ्फरपुर में पढ़ाते थे लेकिन सिंधी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नील की समस्या का तो समाधान हो रहा है लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या तो गरीबी की है। यहाँ की मुख्य समस्या तो अज्ञान की है। यहाँ कुछ न कुछ उस समय 1918 में उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम का आरंभ चंपारण से हुआ। जहाँ गांधी तो चले गए, कस्तूरबा को छोड़ गए, महादेव भाई तो गांधी के साथ गए, दुर्गा बहन वो चंपारण के गांव में रुक। अनेक प्रदेशों का मिला जुला सेवकत्व और रचनात्मक काम का आरंभ ये भी चंपारण के आंदोलन के साथ साथ शुरू हुआ। अब हम उसके संबंध में एक गीत सुनेंगे। कहो किसने था भय को भगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया। कहो भय को भगाया, कहो किसने था भय को भगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया। शताब्दी की दुष्ट परंपरा को तुम ही दबा कर भगाया। शताब्दी की दुष्ट परंपरा को तुम ही दबा कर भगाया। उत्तर बिहार में चंपारण जाते ही, उत्तर बिहार में चंपारण जाते ही किसने जनता को जगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया। कृषकों के माथे दिन कटिया थोप कर लाखों का जीवन उजाड़ा। कृषकों के माथे दिन कटिया थोप कर लाखों का जीवन उजाड़ा। पूरी बारीकी से सुनकर शिकायतों को, पूरी बारीकी से सुनकर शिकायतों को अन्यायी तंत्र को हटाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया, किसान तेरे भय को था किसने भगाया। कोड़ों की मार और छड़ियों के चिन्हों की यादों को पूरा मिटाया।
भीतर प्रकाश हुआ, अंदर विश्वास जगा, कृषकों की नींद को उड़ाया। बापू ने भारत की सोई सी जनता को, बापू ने भारत की सोई सी जनता को अंगड़ाई लेकर जगाया। किसान तेरे भय को किसने जगाया, किसान तेरे भय को किसने जगाया। कहो किसने का भय को भगाया, कहो किसने का भय को भगाया। किसान तेरे भय को किसने भगाया, किसान तेरे भय को किसने भगाया, किसान तेरे भय को किसने भगाया। सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। अंतर त्रिवेणी तीर्थ सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। अंतर त्रिवेणी तीर्थ सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। अपने मध्यकालीन संतों के बाद शायद गांधी जी से अधिक लोगों के बीच में यात्राएं और किसी ने नहीं की होगी जितनी गांधी ने की। एक लंबी यात्रा जिसका आरंभ पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुआ था, बिहार में होते हुए, उन दिनों बिहार और उड़ीसा एक प्रदेश था, उड़ीसा में गए और फिर आगे आंध्र तमिलनाडु में जाने वाले थे। और कभी कभी लंबा सफ़र जब होने वाला हो तो कस्तूरबा भी कहती थी कि मैं भी आपकी यात्रा में साथ रहूंगी। तो इस यात्रा में वो साथ थी।
गांधी को दिन में कभी कभी 2, कभी 3, कभी 4 सभाएं करनी पड़ती थी। यात्रा उड़ीसा से आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक गई। तमिलनाडु में आजकल जो चेन्नई कहते हैं, उन दिनों मद्रास शहर कहते थे। उस मद्रास की बीच पर, समुद्र किनारे पर बहुत बहुत बड़ी बीच है, 50,000 लोगों की सभा हुई थी। और उस सभा में गांधी जी बोलते थे, तो बोलते बोलते बीच बीच में अटक जाते थे, रुक जाते थे, शायद कुछ झिझकते थे बोलने से। साथ में बैठे हुए लोग नोट्स लेते थे। वो जानते थे कि गांधी जी कोई बहुत एकदम धारावाही व्याख्यान तो देते नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार से रुक जाना ये उनके लिए आश्चर्य था। लेकिन सोचा कि कुछ सोच विचार में हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, बोले नहीं। 2 दिन के बाद ये यात्रा, ये पदयात्रा नहीं थी, वाहनों में थे। तो 2 दिन के बाद तमिलनाडु के दूसरे बड़े शहर मदुरई में हुई, जहाँ मीनाक्षी का मंदिर है। तो वहाँ मीनाक्षी के धाम में शाम को प्रार्थना के समय जब गांधी जी अपने कमरे से निकले, तो वहाँ के लोगों ने एक आश्चर्य देखा कि गांधी जी का वेशभूषा जो थी, वो वेशभूषा बदल गई थी। और उन्होंने कोई भी सिलाई किया हुआ कपड़ा पहना नहीं था। जो तस्वीर को आजकल हम ज़्यादा जानते हैं, गांधी जी की जो तस्वीर हम लोगों के लिए अधिक परिचित है, वो उस समय एकदम नई थी। दूसरा पगड़ी वगैरह पहनने वाला, साफा पहनने वाला, लंबा खेस वाला जो गांधी, वो छोटी धोती और एक कपड़ा ओढ़े हुए जब बाहर निकले, तो लोगों ने कहा कि ये क्या? तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा में जब कस्तूरबा ने वो कहानी कही, तब से मेरे मन में एक ही विचार आया था कि मैं घूम रहा हूँ। असल में वो यात्रा भी खादी विचार के प्रचार के लिए थी, और मैं कह रहा था कि आदमी को सादा रहना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं सादगी का उपदेश देता हूँ और इतने सारे कपड़े, जबकि इस देश में ऐसे भी घर हैं जहाँ 3 लोगों के बीच में एक कपड़ा। मुझे बोलने का क्या अधिकार है? जब तक मैं अपने हृदय वीणा के तार को इस दरिद्र नारायण की हृदय वीणा के तार के साथ जोड़ न दूँ, तब तक मुझे बोलने का अधिकार क्या है? सोचा कि बम्बई जाऊं और वहाँ मांग करूं तो बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कभी कभी दुर्भिक्ष के समय में या भूकंप के समय में ट्रक लेकर बम्बई के सड़कों पर घूमते हैं, तो ऊपर से लोग कपड़े फेंकते हैं, ले जाओ। गांधी अगर इस तरह मांगने जाता तो ट्रकें भर जाती, लेकिन गांधी उस प्रकार से कपड़े मांगने नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि कपड़े देने हैं, लेकिन भिक्षा के रूप में देने नहीं हैं।
सम्मान के साथ कपड़े उनके पेट से उपलब्ध हो, सम्मान के साथ वस्त्र जब गांधी के सामने आया तब उसने गांधी की कल्पना की खादी का स्वरूप धारण किया। उस उद्योग का उल्लेख तो 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज में किया था। भारत में आने के बाद आश्चर्य की बात है कि पहले उन्होंने वस्त्र विद्या के बारे में लिखा था, लेकिन चरखा और करघा इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी पता नहीं था। इसलिए पहली बार करघा देखा तो उसको चरखा समझे थे, और फिर जब पता चला कि नहीं, सूत तो दूसरे साधन से होता है, तो लोगों को भेजा गाँव में देखने के लिए, और उसमें से चरखा वगैरह निकला और एक पूरा शास्त्र उसमें से चरखे के संबंध में उत्पन्न हुआ, जिसका आरंभ तो खादी के अर्थशास्त्र से ही हुआ कि इस देश में उन दिनों की दृष्टि से देखें, आज भी ऐसी परिस्थिति है कमोबेश देश के अनेक भागों में कि देश के किसानों को साल में कहीं 6 महीने कहीं 4 महीना काम मिलता नहीं है, बेरोजगारी में बैठना पड़ता है। तो उनको कुछ काम मिले, उत्पादक परिश्रम करने का, इसलिए उनको कोई काम दिया जाए। काम ऐसा दिया जाए जो सुलभ हो, जिसको स्त्री पुरुष बाल बच्चे बूढ़े सब इस्तेमाल कर सके, जिनके साधन गांव में बनते हों, जो गांव में सुधर भी सकते हों, साल में किसी भी सीज़न में जो आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं, अमुक सीज़न में ही हो ये भी नहीं, घर में बैठकर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सब तरह से सर्वसुलभ ऐसा एक साधन। और वो ऐसा साधन जो इस्तेमाल करने वाला सम्मान पूर्वक ये कहेगा कि मैं अपने परिश्रम के बल पर खाना खा रहा हूँ या वस्त्र पहन रहा हूँ। इस संक्षेप में खादी का अर्थशास्त्र था। खादी का राजनीति शास्त्र भी गांधी ने उसके साथ जोड़ा, जब उन्होंने ये कहा कि सूत के धागे से स्वराज, सूत शुरू करो लेकिन स्वराज उसमें से आ सकता है। बड़ी अजीब सी बात थी। सूत का वो धागा जो कोई छोटा बच्चा भी अगर हाथ लगाता है तो टूट सकता है, उस धागे से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की लड़ाई में विजय की आशा। ऐसी राजनीति खादी के साथ गांधी की जुड़ती थी, जिसका असली दर्शन उनको 1931 में हुआ जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो कृपया इसके भी बात हम लोग शायद करेंगे ही। तब एंड्रूज साहब ने कहा कि आप यहाँ लंदन में बैठे हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैनचेस्टर की तरफ भी आओगे जहाँ की मिलें बंद हुई है आपके आंदोलन के कारण। तो इंग्लैंड की मैनचेस्टर और लैंकाशायर की मिलें जहाँ बंद हुई यहाँ के स्वदेशी आंदोलन के कारण, वो उसका खादी का स्वराज शास्त्र था। खादी का एक तीसरा शास्त्र भी था, और वो शास्त्र एक खादी का अध्यात्म शास्त्र था।
जिसे गांधी कहते थे। और गांधी कहते थे कि मुझे इसमें दरिद्र नारायण के दर्शन होते हैं। मैं सूत का धागा जब काटता हूँ तो मुझे इस देश के सब गरीबों का चिंतन होता है। उस माने में वो अपने आप को जोड़ते थे दरिद्र नारायण के साथ, वो उनका अध्यात्म शास्त्र था। लेकिन मामूली तौर पर सामान्य व्यक्ति को भी इसके अध्यात्म का, अब अध्यात्म शब्द बहुत बड़ा है इसलिए छोड़ दें, इसकी गहराई का अनुभव हो सकता है। 80 से अधिक वर्षों से मैं कटाई करता हूँ। कटाई से मेरे आवश्यक से बीच में तो ऐसा समय था कि मेरी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही कपड़े होते थे, और अपने विद्यार्थियों को एक एक सेट तो कपड़े का मैं देता ही था। ऐसी भी स्थिति थी। आजकल उतनी कटाई नहीं होती, थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी कटाई हो जाती है। लेकिन मैं कटाई कपड़े के लिए नहीं करता। वातावरण में खादी बचपन से थी। गांधी अपना जन्मदिन जो मनाते थे या दूसरे लोग जो बनाते थे उसको गांधी जयंती कहलाना नहीं चाहते थे, और उसको चरखा जयंती कहते थे कि ये चरखा जयंती है। तो साबरमती आश्रम में चरखा जयंती के समय में बड़ा उत्साह का वातावरण होता था। लोग अलग अलग तरह से, जितना जन्म मैंने मान लीजिए कि 65वां वर्ष हुआ तो 65 गुंडी सूत काटे गए या 65, इस तरह के संकल्प होते थे। तो मुझे जीवन की जो सबसे शुरुआत की कुछ संस्मरण है, उसमें से एक संस्मरण ये है, तब मेरी उम्र 6 साल की रही होगी, और मेरे एक मित्र वो 8 साल के थे, हम दो। उस वातावरण के कारण, और कोई हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं था, हम लोगों ने तय किया कि हम दोनों मिलकर 24 घंटे तक अखंड चरखा चलाएंगे। तो 3 घंटे मेरा मित्र धीरू चरखा लेकर बैठता था, और 2 घंटे 55 मिनट होने पर मैं अपना चरखा लेकर वहाँ पहुँचता था, और ठीक उसके 3 घंटे पूरे होते ही मेरा चरखा शुरू होता था, और 24 घंटे हम दोनों ने मिलकर वो चरखा चलाया था। वो एक बिल्कुल एकदम आरंभ के जो संस्मरण है उसमें है। वो एक उत्सव का प्रसंग था, लेकिन उत्सव में 6 साल के बच्चे को पूरे 24 घंटे के चरखा चलाने का उत्साह हो सके, ऐसा उत्सव वो था। लेकिन अभी चरखा जो चलाता हूँ उसमें 3 चीज़ों का अनुभव होता है। एक, उसमें सिखानी होती है, उत्पादक परिश्रम है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का अनुभव उसके हर धागे के साथ होता है। दूसरा, चरखे में लय है, उसमें रिदम है, जिस रिदम के कारण आदमी का अंतर का सुर उसके साथ मिलता है। और तीसरा, ये रिदम है, क्रिएटिविटी है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा एकाग्रता का मौका मिलता है। मुझे एक मित्र ने पूछा था, आप कभी ध्यान वान करते हो क्या? मैंने कहा भाई मैं ध्यान करने का तो कोई तरीका जानता नहीं हूँ, लेकिन कटाई करता हूँ तो ध्यान हो जाता है। तो वो ध्यान, लय
और सृजनात्मकता तीनों मिलकर जो अनुभव होता है उसे मैं आध्यात्मिक अनुभव कहना चाहूँगा। यदि वो आध्यात्मिक शब्द मैं अपने लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा भारी मानता हूँ, इसलिए पूरी संकोच के साथ उसका वर्णन करता हूँ। खादी ने एक ज़माने में उसको एक राष्ट्रीय स्टेटस दिया था। जवाहरलाल जी ने उसे स्वराज का गणवेश कहा था। बम्बई में एक महिला का किस्सा है। 30-32 के दिनों में, और 30-32 की बात तो हम लोग करने वाले ही हैं, लेकिन 30-32 के दिनों में अंग्रेज सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी थी कि बहुत आसानी से कानून तोड़ा जा सकता था। टोपी पहनो तो कानून का भंग हो गया, झंडा उठाओ तो कानून का भंग हो गया, और रोज़ रोज़ नए नए निकलते थे अध्यादेश, और रोज़ रोज़ नया नया भंग करने का मौका मिलता था। तो उसके मैदान में सभा हो रही है, और उस सभा में एक महिला गई हुई है कि भाई सभा हो रही है, रोज होती है, तो गई। सभा होती है और अचानक पुलिस के लोग आकर कहते हैं कि ये सभा, ये कानूनन इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए इसका भंग करो। कानून तो ये है कि उसमें 5 मिनट का नोटिस देना चाहिए। कभी नोटिस देते थे, कभी नहीं देते थे, कभी ऐसे ही पकड़ लेते थे। तो ऐसे एक सभा में आए और धड़ाधड़ लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, और उस महिला को भी कहा चलो आपको भी लाना है। वो तो गई थी सभा में भाषण सुनने के लिए, लेकिन उसको गिरफ्तार करके पुलिस वाहन के पास ले गए। तो कहते कि हाँ आप और लोगों को लाते हैं, लाइए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं भी बैठ जाऊँगी। थोड़ी देर बैठी रही, वहाँ खड़ी रही, तो इधर उधर नजर करती है, एक आदमी को देखा, उसको देखकर इशारा किया कि जरा यहाँ आइए। वो शख्स देख रहा है कि ये महिला पुलिस वाहन के पास पहुंची हुई है, गिरफ्तार हो जाने वाली है, और मुझे इशारा करके बुला रही है। इसको तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, वो मुझे जानती नहीं है, मुझे क्यों बुला रही है। पास में आकर पूछता है कि आपने मुझे बुलाया? हाँ। तो क्या बात है? तो अपने पास से एक पोटली निकाली, अपना रुमाल जो था, उस रुमाल में कुछ भरा हुआ था। उसने कहा कि मुझे तो सभा में सुनने के लिए आई थी, लेकिन अब तो मुझे ये गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, तो मेरे ये जो सोने की चूड़ियाँ हैं वो मैंने हाथ में से उतार दी है, और कान में से जो गहना है वह उतारा है, ये रुमाल में मैंने बांधा है। मैं विले पार्ले में सरोजिनी रोड पर रहती हूँ, फलाना घर की पुत्रवधू हूँ, वहाँ इसको पहुँचा देना। वो कहता है कि आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे आप जानते होंगे ऐसा कोई कारण नहीं है, और आप अपने सोने के गहने हैं उसकी पोटली मुझे दे रहे हो। कहते हो विले पार्ले में
सरोजिनी रोड पर फलाने घर में दे देना, मैं अपने ही घर अगर उसको ले जाऊँ तो यह हो नहीं सकता। वो महिला कहती यह असंभव है। ये कैसे असंभव है? आप तो जानते नहीं, आप तो जाएंगे वान में और मैं जाऊंगा घर पर और ये पहुंचा। असंभव है, एकदम आत्मविश्वास के साथ कहती असंभव है। मैं जानती हूँ कि ये सरोजिनी रोड पर मेरे घर में ही पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि आपने खादी के कपड़े पहने।